Hello guys. In this video, in this particular video, we are going to learn about the famines in British Raj. देखो फेमाइंस का बेसिक मतलब होता है भूखमरी, ठीक है। जब इंसान के पास या तो खाना नहीं होता है, ठीक है, मतलब या तो देश में खाना नहीं होता है, एक इंसान के पास खाना नहीं होता है, या फिर इन आवर कंट्री इन पर्टिकुलरली इंडिया द फूड इज अवेलेबल बट वो इंसान की प्लेट तक नहीं आ पा रहा है। आप इसका मतलब समझ रहे हो क्या होता है कि मतलब खाना तो अवेलेबल है इंडिया में, ठीक है, बहुत ज्यादा खाना है, पर इस खाने को खरीदने के लिए पैसे नहीं है। दे डोंट हैव इनफ मनी टू बाय द फूड। अब आप बोलोगे किसान तो खुद से खाना बना रहा है, उसको खरीदने की क्या ज़रूरत है? तो इसके बारे में भी आगे समझेंगे, या फिर थोड़ा बहुत इधर ही देख लो। क्या होता है ना कि अभी हमने पिछली वीडियोस में देखा था लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज के बारे में, जिसमें हमने बहुत सारे लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स देखे थे, जिनमें से थे हमारे जमींदारी, रेतवारी और महलवारी जैसे, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो टैक्स इम्पोज कर रहे थे, और जो टैक्स ले रहे थे वो काइंड में नहीं ले रहे थे, वो कैश में ले रहे थे। वो ये नहीं कह रहे थे कि हमें 1 कुंटल अनाज दे दो, या फिर जितना अनाज उग रहा है उसका आधा हमें दे दो। वो ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे थे, वो सीधे सीधे कह रहे थे कि हमें भाई कैश चाहिए, हमें पैसा चाहिए। अब जो किसान था, वो किसान क्या कर रहा था? बेसिकली व्हाट द किसान वाज डूइंग वाज कि जितना भी उसका उग रहा था, वो उस अनाज को बेचकर या फिर कैश क्रॉप को बेचकर जो भी पैसा आ रहा था, जितना भी उसे टैक्स में देना था, तो इन बेसिकली अपनी खेती बाड़ी को बेचकर वो टैक्स भर रहा था। और इस किसान के पास अब पैसा बहुत ज्यादा कम बचा था, बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में बचा था। और जब ऐसा समय आया जब क्रॉप फेलियर हो गया, तो क्रॉप फेलियर के समय पे उसके पास आज के दिन का खेती का कोई भी ऐसा अनाज नहीं है। जो उसने पहले उगाया हुआ था सिर्फ वही रखा हुआ है उसके पास। तो वो इस समय पर क्या करेगा? उसको टैक्स अभी भी देना है, चाहे ड्रॉट आ जाए, चाहे फ्लड आ जाए, चाहे कुछ भी हो। किसान को पैसा देना ही देना है, ठीक है, टैक्स देना ही देना है। तो वो क्या करेगा? जो उसके पास सरप्लस अनाज पहले का रखा होगा, 1 साल पहले का रखा होगा वो अनाज, वो बेच देगा। और जब वो सरप्लस अनाज बेच देगा, जो उसके पास सेविंग थी वो बेच दी उसने, और इसको बेचकर वो क्या कर रहा है? टैक्स भर रहा है। ये नहीं कि अपने लिए कुछ कर रहा हो, वो सीधे सीधे टैक्स भर रहा है। अब ये टैक्स तो उसने भर दिया, पर अब खुद क्या खाएगा? अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। और जब ऐसा होता था तब हो रहा है फेमाइन। सो बेसिकली फेमाइन होता क्या है? भुखमरी, ऐसी कंडीशन जहां पे इंसान के लिए या तो खाना ना हो, या फिर खाना अवेलेबल हो पर उसको खरीदने के लिए पैसे ना हो। सो वी अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ फेमाइन। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखो, अगर हम पहले देखें तो फेमाइन्स ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ही एक नया कॉन्सेप्ट हो इंडिया में, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर हम पहले के ज़माने का देखें, लाइक हम अगर इस 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी को साइड में रख देते हैं, और अगर हम एंशियंट इंडिया और मिडिवल इंडिया में जाकर देखें, तो एंशियंट इंडिया में भी फेमाइन लाइक सिचुएशन हुई थी, जैसे कि मौर्यास के पीरियड में हुआ था, है ना। सेकेंडली हमारा गुप्तास के पीरियड में हुआ था। और अगर हम मिडीवल टाइम में देखें तो मिडीवल टाइम में जो कि फेमाइन लाइक सिचुएशन हुआ था, वो हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर। सो ऐसे चला है। ऐसा नहीं है कि पहले इंडिया ने फेमाइन लाइक सिचुएशन नहीं देखी हो, उन्होंने देखी है। पर इस समय पर कॉलोनियल रूल में जो इंटेंसिटी देखी फेमाइन की, वो बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक थी, कैटास्ट्रॉफिक थी, है ना। तो अगर हम देखें 1765 से लेकर 1947 तक, तो इंडिया ने जो विटनेस किया, देयर वर 12 मेजर फेमाइंस, लाइक बहुत ज्यादा फेमाइंस हो रही थी, कंटिन्यूअस फेमाइंस हो रही थी। मतलब ऐसा हो रहा था, एक फेमाइन हुई, चलो उससे निपट पाए, धीरे धीरे आदमी रिकवर कर पाया, तब तक दूसरी फेमाइन हो गई। तो मतलब ऐसा कंटिन्यूअस साइकिल चल रहा था कि एक इंसान रिकवर कर नहीं पा रहा था, रिकवरी बिकेम इम्पॉसिबल। ओके, तो अब इसके आगे देखते हैं ह्यूमन कॉस्ट। ह्यूमन कॉस्ट मतलब कितनी जानें गई, क्या क्या हुआ। अब देखिए कि फेमाइन्स जो होती है ना, वो दो वजह से होती है, लाइक आई टोल्ड यू कि खाना नहीं है, लाइक शॉर्टेज ऑफ फूड, है ना। और दूसरा कि खाना तो है पर खरीदने के लिए पैसे नहीं है, सो परचेजिंग पावर क्राइसिस, राइट।
तो अब क्या हुआ कि जो ह्यूमन्स थे, मतलब अगर हम देखें ह्यूमन कॉस्ट के बारे में अगर बात करें, तो इन 12 मेजर फेमाइन्स और छोटी-छोटी और स्कैरसिटीज़, जैसे कि एपिडेमिक हो गया, बबूनिक प्लेग हुआ था, है ना? तो अगर हम उसमें देखें, तो क्या हुआ, टोटल टोटल हमारे इंडिया के लोग मरे 85 मिलियन। ओके, 85 मिलियन डेथ्स वर काउंटेड। ये तो ये है कि जो काउंट कर पाए हो अप्रोक्सीमेटली, ठीक है? अभी ये हुई बिकॉज़ ऑफ फेमाइन एंड एपिडेमिक्स, ठीक है? अब हम देखें जो फेमाइन का नेचर था, इट वाज बेसिकली फर्स्ट फूड शॉर्टेज। फूड शॉर्टेज इज अ नेचुरल थिंग कि भाई खाना नहीं हो रहा है। चाहे हम मॉनसून को लेकर देख ले, कि पहले जो होता था वो नेचुरल रीजंस की वजह से होता था, कि क्रॉप फेलियर हो गया या फिर डिजास्टर आ गया जिसकी वजह से फूड नहीं बचा है, इनफ फूड इज नॉट देयर, या फिर फूड सप्लाई हैज बीन डिस्ट्रॉयड, उसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ फूड की वजह से पहले हमारे देखी गई थी फेमाइन्स। पर अब क्या हुआ कॉलोनियल रूल में, इट वाज नेचुरल, ओके, फूड शॉर्टेज इज नेचुरल। पर फिर ये शिफ्ट हो गई टू परचेजिंग पावर क्राइसिस, कि भाई आदमी खरीद नहीं पा रहा है खाना, विच इज बेसिकली इकोनॉमिकल एंड मैन मेड। सो बेसिकली फेमाइन का जो नेचर है, इट कन्वर्टेड फ्रॉम नेचुरल टू मैन मेड। अब ये जो फेमाइन हो गई थी ना हमारी, मैनमेड हो गई थी, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारी 1943 की फेमाइन। ओके, व्हाट हैपेंड इन दिस फेमाइन, विंस्टन चर्चिल जो आदमी था ना, वो हमारा लंदन में बैठा हुआ था और उस समय चल रही थी वर्ल्ड वॉर टू। और इसके चलते जापानीज जो हैं इंडिया में घुसना चाह रहे थे, घुस रहे थे। तो विंस्टन चर्चिल ने एक डिसीजन लिया कि भाई इंडिया से जितना भी अनाज है वो इंग्लैंड भेज दो, उनकी बोट्स भेज दो, मतलब कोई भी ऐसी चीज ना बचे इंडियंस के पास, सब कुछ भेज दो, है ना? उनको बिल्कुल खाली कर दो, जिसकी वजह से अगर जापानीज आए भी ना तो उन्हें बेनिफिशियल वहां पे कुछ मिले नहीं। सो दिस वाज विंस्टन चर्चिल्स प्लान। उसने ये तो सोच लिया कि भाई जापानीज आए तो उन्हें कुछ मिले नहीं, पर उसने ये नहीं सोचा कि जो आदमी वहां पर रह रहा है, पर्टिकुलरली इन बंगाल रीजन, उसका क्या होगा। उसने इस चीज का बिल्कुल भी नहीं सोचा। सो इट वाज बेसिकली 1943 का फेमाइन was not natural famine, but basically a man-made policy-driven famine, कि भाई विंस्टन चर्चिल की ये पॉलिसी थी तभी तो फेमाइन आई। सो अगर हम 1943 की बात करें, सो इट वाज पॉलिसी ड्रिवन फेमाइन। ओके, अब जो हम फेमाइन्स की बात कर रहे थे, दिस इज द क्रोनोलॉजी ऑफ द कैटेस्ट्रॉफी विच हैपेंड। अब देखिए 1770 में ग्रेट बंगाल फेमाइन हुआ था, जिसमें एस्टिमेटेडली 10 मिलियन डेथ्स हुई थी। अब ये जो 1770 का फेमाइन है ना, इट अकर्ड बिकॉज ऑफ द डुअल गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स। अब ये डुअल गवर्नमेंट पॉलिसी क्या थी हमारी, ये मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो, कि अगर आप देख रहे हो और आपको पहले से नहीं पता है कि भाई डुअल गवर्नमेंट पॉलिसी क्या होती है, तो यहाँ पे आप फंबल कर जाओगे कि अब तो मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो हार मत मानो, आई एम टेलिंग यू, डुअल गवर्नमेंट पॉलिसी वॉज, देखो दो राइट्स होते थे, एक तो होता था निजामत राइट, दूसरा होता है दीवानी राइट, ठीक है? और हमने, ये तो सबको ही पता होना चाहिए यार, कि 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर में जो हमारे मुगल बादशाह थे वो बिल्कुल तरीके से हार गए थे और वो पेंशनर बन गए थे, है ना? और इसके बाद दीवानी राइट जो होता है वो होता है रेवेन्यू कलेक्शन राइट, बेसिकली। ओके, कि भाई पैसा वाला, कि इसमें से कुछ नहीं है, ये बेसिकली है कि पैसा कमाने वाली राइट है। तो ये राइट ले ली गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, कि ब्रिटिशर्स ने रख लिया ये राइट। और दीवानी किस किस की, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ओके, सो दीवानी राइट्स चली गई ब्रिटिशर्स के पास। और निजामत राइट होती है बेसिकली एक तरीके से राइट कम रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्न दी गवर्न दी स्टेट, और भाई चीजें कैसे चलेंगी, गवर्नेंस कैसे होगी, सारी चीजें, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ एक तरीके से निजामत में आ जाता है, राइट? तो ये चली गई थी बादशाह के ऊपर, मुगल बादशाह, मुगल एम्परर के ऊपर। अब देखो इस बादशाह के पास ना पैसा बिल्कुल भी नहीं है और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी पूरी है।
और पैसा जा रहा है पूरा का पूरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि भाई बहुत ज़्यादा गंदा मिसयूज़ किया था, प्राइवेट ट्रेड होने लगा था, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से एक समय के बाद पावर्टी हो गई, फेमाइन आने लगा और यहाँ पे हो गया ग्रेट बंगाल फेमाइन, जिसमें 10 मिलियन डेथ्स हुई थी। इसमें आप इतना समझ लो। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, आप मेरी पुरानी वीडियोस जाके चेकअप कर सकते हो, उसमें आई हैव क्लियरली टोल्ड अबाउट दिस इन डिटेल। 1791 से लेके 92 के बीच में हुई थी हमारी दोजीबारा फेमाइन, या फिर हम इसको स्कल फेमाइन भी बोलते हैं। इट हैपेंड इन मद्रास प्रेसिडेंसी। 1837 में हुई आगरा फेमाइन, एंड देन इन 1860 टू 61 हैपेंड अपर दोआब फेमाइन, है ना। और ये जो अपर दोआब फेमाइन है ना, इट बेसिकली हैपेंड इन दी अपर दोआब ऑफ आगरा, दिल्ली एंड हिसार डिवीजन ऑफ पंजाब। ओके, अब फिर आता है हमारा ओडिशा फेमाइन। ओडिशा फेमाइन हमारा हुआ था ओडिशा, बिहार, बेलरी और गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास में, ठीक है। फिर हम देखें तो 1868 से 70 के बीच में हुई थी हमारी राजपूताना फेमाइन। और आप राजपूताना नाम से ही समझ सकते हो कि थोड़ा मतलब एकदम शाही जयपुर जयपुर वाला, राजस्थान वगैरह वाला सीन होगा। तो ये हुई थी हमारी अजमेर में, वेस्टर्न आगरा एंड ईस्टर्न पंजाब में, राइट। फिर उसके बाद 1873 से 74 के बीच में हुई हमारी बिहार फेमाइन, विच बाय द नेम सजेस्ट इन बिहार, इट हैपेंड इन बिहार। फिर आया हमारा ग्रेट फेमाइन। ग्रेट फेमाइन ये बहुत ही ज़्यादा इंडिया को तोड़ दिया था। Here 5.5 million deaths happened, and which was very much catastrophic to the Indian population। और एक तरीके से धक्का लगता है ना कि भाई इतने लोग मर रहे हैं। फेमाइन में क्या हो रहा है कि मतलब माएँ अपने बच्चे बेच रही हैं कि खाना खा लें, और या फिर आदमी है घास फूस खा रहा है कि बस कैसे भी करके जिंदा रह जाएं। मतलब भूख के मारे लोग थे यार बहुत ज्यादा। और इसी समय में आप देखोगे कि भाई मतलब ब्रिटिशर्स इतने ज़्यादा इनसेंसिटिव कि इसी समय पे दिल्ली दरबार लगाया गया था, एंड दिल्ली दरबार लगाया था लॉर्ड लिटन ने। इसके बारे में मैं पूरा बताऊंगी, ये तो बस एक ग्राफ टाइप बता दिया। लॉर्ड लिटन ने लगाया था, और ये क्यों लगाया था? सिर्फ इस चीज के लिए कि भाई यहाँ पे घोषित किया जा सके कि विक्टोरिया अब क्वीन एम्प्रेस है, ठीक है। और विक्टोरिया आई भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, पर लगा दिया था इन्होंने दिल्ली दरबार। और इसमें 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। ये 1 करोड़ रुपए यहाँ पर बैठ के इस ग्रेट फेमाइन में हेल्प करने पे खर्च कर सकते थे, पर नहीं, इन्होंने चूज किया कि भाई हम तो बढ़िया अब यहाँ पे ऐलान करेंगे कि हमारी क्वीन विक्टोरिया क्वीन एम्प्रेस है। तो यही सब फालतू चीजें चल रही थी यहाँ पे, और ज्यादा कुछ था नहीं। अच्छा, फिर हम देखें तो 1896 और 97 के बीच में हमारी हुई इंडियन फेमाइन। इंडियन फेमाइन बेसिकली हैपेंड इन बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंसेस, बेरार, मद्रास, पंजाब एंड ऑल थोड़े बहुत पार्ट्स ऑफ पंजाब। और फिर हम देखें तो 1899 से लेके 1900 में हुई हमारी बंगाल फेमाइन, है ना। और 1 मिनट, वही मैं कहूँ यार, ये क्यों लिख दिया यहाँ पे? सॉरी सॉरी, इट वाज इंडियन फेमाइन नॉट बंगाल फेमाइन। 1899 से लेके 1900 में हुआ था हमारा इंडियन फेमाइन, राइट। दोनों ही इंडियन थे, 1896 से लेके 97 वाला और 99 से लेके 1900 वाला, बोथ वर इंडियन फेमाइन। और अगर हम 1943 का जो अभी हमने बात करी थी विंस्टन चर्चिल वाले की, इट वाज बंगाल फेमाइन, और इसमें बहुत लोग मारे गए थे, 2.1 मिलियन टू लाइक 3 मिलियन डेथ्स हैपेंड। अब आप लोग इतना मत डरो कि भाई इतना सब कुछ याद करना पड़ेगा, कैसे होगा क्या होगा। नो, यू डोंट हैव टू मेमोराइज ईच एंड एवरी वन ऑफ इट, बट मैं इसलिए आपको बता दे रही हूँ कि भाई एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाए, आपको ये ना लगे। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हम दूसरी बुक खोलते हैं और हमें लगता है कि भाई ये वाली चीज तो यहाँ पे है और वीडियो में नहीं थी, तो उसमें पूरी तरीके से नहीं पढ़ाया गया है। सो आई एम ट्राइंग टू कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, कि आपको ये ना लगे कि कुछ छूट रहा है। अदरवाइज आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेल व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट। सो हैवी सी, ये 1770 की जो फेमाइन है, इट इज इम्पॉर्टेंट। उड़ीसा वाली फेमाइन इज इम्पॉर्टेंट, ग्रेट फेमाइन इज इम्पॉर्टेंट, एंड बंगाल फेमाइन इज इम्पॉर्टेंट। ओके, अभी हम चलो देखते हैं कॉजेस, कॉजेस के बारे में। व्हाट वर द कॉजेस? देखिए, सबसे ज़्यादा मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट तो हमारा कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ये है कि भाई पहले फूड क्रॉप्स की जगह हमारे जो उगने लगे वो थे कैश क्रॉप्स। और कैश क्रॉप्स ऐसे क्यों उगने लगे? बिकॉज ये फोर्स किया था ब्रिटिशर्स ने। और वो कैश क्रॉप्स क्यों उगा रहे थे? बिकॉज उनकी इंडस्ट्रीज में नीड थी।
So Britishers were forcing Indian farmers to grow whatever raw material was important for the British industries. Okay. सो फॉर मतलब ऐसे हमारा कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया। ठीक है। अब इसमें क्या क्या उगाया जाने लगा, जैसे कि इंडिगो, कॉटन, ओपियम, टी, है ना, शुगर केन, इंडिगो, इंडिगो तो हो ही गया है, आई एम सॉरी, जूट। सो ये सारी चीजें बोला कि भाई आप ये सारी चीजें उगाओ, और इसकी वजह से जो हमारा फूड क्रॉप है वो बहुत ज्यादा लो हो गया था। अभी हम थोड़े परसेंटेजेस में बात कर लें, क्योंकि अगर एग्जाम में लिख दें तो बड़े अच्छे से दिखते भी हैं और नंबर भी मिलते हैं। तो अगर हम बात करें कि 1893 से लेके 1894 तक देखी जाए, है ना, सॉरी, 1893 और 1894 से लेकर 1945 से 1946, लाइक ये थोड़ा सा टाइम स्पैन है, लाइक ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि 45 ही था या 46 था। तो 93 94 से लेके 95 96 तक अगर देखें, तो जो हमारे कैश क्रॉप्स की परसेंटेज बढ़ी थी वो बढ़ी थी बाय 85%। ओके। 85% इंक्रीज इन दी प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप, ये हो गया था हमारा इसके बीच में। और अगर हम देखें तो इसी के बीच में हमारे फूड क्रॉप का क्या हुआ, फूड क्रॉप का क्या हाल था। सो ऑब्वियसली डिक्रीज होगा, बट डिक्रीज हुआ तो कितना। सो इट वाज 7% डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप। ओके। जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सिचुएशंस जो हैं वो फेमाइन की तरफ मुड़ रही थी, दे वर गोइंग टुवर्ड्स द फेमाइन। देखो दूसरा पॉइंट देखा जाए तो इट वाज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एक वजह क्यों बना, देखो अगर हम एक सादा सी बात करती हूँ, अगर हमारी इंडिया की होल पॉपुलेशन सिर्फ एग्रीकल्चर में लग जाएगी, तो आपको लगता है कि एग्रीकल्चर इतना पैसा हर इंसान को दे सकता है। मतलब अगर अभी आज के दिन पर एक किसान, मतलब आप ये मान लो कि 100 किसान काम कर रहे हैं, राइट, पूरे इंडिया की बात कर रही हूँ मैं, चलो कैलकुलेशन इजी कर लेते हैं, कि पूरी इंडिया में मैं मान लेती हूँ सिर्फ 10 किसान काम कर रहे हैं, राइट, और हर किसान को 10-10 रुपए मिल रहा है। एवरी किसान इज गेटिंग 10-10 रुपए। तो इक्वल करे तो कितना होता है हमारा, 10 into 10 इज इक्वल्स टू 100 रुपीज। ओके। अब आप ये समझो कि 100 रुपए इन टोटल हैं एग्रीकल्चर में, कि अगर एग्रीकल्चर में कोई इंसान कमाई कर सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए, राइट। अब क्या हुआ कि अगर हम पूरे देश की बात करें तो देश में कुल कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, जिसमें से 10 लोग जो हैं वो फार्मिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, बाकी 90 लोग जो हैं वो इंडस्ट्रीज में या फिर हम बोले तो मतलब किसी ना किसी फैक्ट्री में एम्प्लॉयड हैं, ऐसे एम्प्लॉयमेंट चल रहा है उनका। मतलब वो फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, वो एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं। सो जो 90 लोग हैं वो कहीं और से पैसा कमा रहे हैं, उनका जो पैसे का सोर्स है वो कहीं और से आ रहा है, वो एग्रीकल्चर से नहीं आ रहा है। अब हमने देखा था कि एग्रीकल्चर में सिर्फ 100 रुपए हैं, या तो 10 रुपए 10 लोग ये 100 रुपए कमा लें, या फिर 100 लोग ये 100 रुपए कमा लें। अब इसमें डिफरेंस क्या पड़ेगा, अगर 10 लोग फार्मिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो हर इंसान के पास 10 रुपए आ रहा है। पर अगर यही काम 100 लोग करेंगे तो हर इंसान के पास सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए आएगा। अभी 1 रुपए से क्या होगा, परचेजिंग पावर एकदम डिक्रीज हो जाएगी, लो हो जाएगी, पैसा होगा ही नहीं इंसान के पास। वही चीज हो रही थी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में, क्या हुआ, इंडस्ट्रीज बिल्कुल खत्म हो गई, आर्टिजन्स जो थे हमारे वो भी एग्रीकल्चर में आ गए। अब सबके सब बन गए हमारे एग्रीकल्चरल लेबर। अब एग्रीकल्चर में पैसा लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि भाई चलो लोग बढ़ गए तो काम भी बढ़ गया और पैसा भी बढ़ गया हो, ऐसा नहीं है। एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, और उस लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी को ही या तो आप 10 लोगों में बांट दो या तो आप 100 लोगों में बांट दो। अब बस अंतर ये पड़ेगा कि किसके पास कितना जा रहा है। अगर आप 10 लोगों में बांटोगे तो 10-10 रुपए सबके पास चला जाएगा, अगर आप 100 लोगों में बांटोगे तो 1-1 रुपए सबके पास आएगा, जिसकी वजह से एक इंसान की परचेजिंग पावर बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और जब ये परचेजिंग पावर खत्म हुई ना, तो इंसान खाना नहीं खरीद पाया, और जब खाना नहीं खरीद पाया तो भूखा मरा। भूखा मरा, दैट मीन्स फेमाइन। ओके। देखिए सेकंड सॉरी थर्ड रीजन की बात करते हैं, विच इज लेजी स्पेयर पॉलिसी। अब इसमें आप ये समझो कि जो मतलब इस पॉलिसी को समझने से पहले आप ये समझो कि प्रॉब्लम क्या थी। जो ब्रिटिश इकोनॉमी है, इट वाज ऑब्वियसली डोमिनेटिंग, राइट, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। और जो इंडियन इकोनॉमी थी वो सबसर्विएंट थी। इंडियन इकोनॉमी वाज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट फॉर ब्रिटिशर्स, इंडियन इकोनॉमी वो सबसर्विएंट। मतलब ये था कि कुछ भी हो, ब्रिटिशर्स ही इंडियन की इकोनॉमी के बारे में डिसीजंस लेंगे, इंडियंस की
कोई भी राय नहीं ली जाएगी, कोई भी एडवाइस नहीं ली जाएगी वाइल फॉर्मिंग दी पॉलिसीज फॉर इंडियन इकोनॉमी। अब इसी चीज को आप ये देखो कि जब मतलब एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई जा रही थी, तब इंडियन पेजेंट्स की कोई भी सलाह नहीं ली गई, उनकी हालत को अकाउंट में नहीं ली गया, उनकी किसी भी चीज को अकाउंट में नहीं लिया गया कि भाई उनके पास पैसा बचेगा या नहीं बचेगा, या फिर उनके पास खाना बचेगा या नहीं बचेगा। उन्होंने बस फोकस किया कि भाई हमें इतना खाना बाहर भेजना है तो भेजना है। इफ दे सेड दैट दे वांट टू एक्सपोर्ट 1 क्विंटल ऑफ व्हीट, तो वो उतना करेंगे ही करेंगे, राइट। अब चाहे आपका ड्रॉट आए, फ्लड आए, कुछ भी आए, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। इफ दे वन मिनट, इफ दे डिसाइडेड दैट 1 क्विंटल खाना बाहर जाएगा, मतलब जाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है कि आपका उग रहा है या नहीं उग रहा है। आपका जो बचा हुआ है, आपका पिछले साल का है, आप वो दो निकाल कर, पर हम इतना भेजेंगे। अब जिसकी वजह से क्या हो रहा था, फेमाइन लाइक सिचुएशंस हो रही थी। लेजिस फेयर पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि भाई हम ना इंटरनल मैटर्स में कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वो ब्रिटिशर्स बिलीव करते थे इन नॉन इंटरवेंशन इन फ्री मार्केट्स, कि भाई हम बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं करेंगे फ्री मार्केट्स में। ऐसा नहीं होगा कि अब जैसे मैंने बोला ना कि क्राइसिस आया, ड्रॉट आया या फ्लड आया, तो उस समय पे उनको मतलब नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मार्केट सिचुएशन में वो बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं करेंगे कि अच्छा चलो ऐसी सिचुएशन है, चलो हम ये चीज माफ कर देते हैं। उनका जैसा ट्रेड चल रहा था वो चलता ही रहेगा। अब इसमें आपने एक स्टेटमेंट देखिए, ये लॉर्ड लिटन जी ने बोला था। इट वॉज नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। उन्होंने बोला देयर इज टू बी नो इंटरफेरेंस ऑफ एनी काइंड ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ फूड। मतलब कि फूड प्राइस को कम करने के लिए गवर्नमेंट बिल्कुल भी ऐसे इंटरफेयर नहीं करेगी, हस्तक्षेप नहीं करेगी। अगर कोई भी खाना अगर 5 रुपए का है तो वो 5 रुपए का है, आपको 5 रुपए में ही खरीदना पड़ेगा। ये नहीं है कि भाई इन्फ्लेशन हो रहा है। अच्छा, एक और चीज थी जो ट्रेड हो रहा था ना, अब क्या होता है, कोई भी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी इंडिया में नहीं थी उस समय पे, बिकॉज अब जो हम देखें ब्रिटिश इकोनॉमी एकदम हमारी सुप्रीम है, और जो इंडियन इकोनॉमी है इट वाज सबसर्विएंट। तो भाई प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी उसकी नहीं होती, उसके लिए बिल्कुल भी नहीं थी इंडियंस के लिए। अब प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी का मतलब क्या होता है, अगर हम आज के दिन देखें तो अब जैसे कांदा हो गया, अनियन हो गया, टोमेटो हो गया, ये बहुत ज्यादा असेंशियल चीजें हैं जो हमारे खाने में डलती डलती हैं। और आपने देखा होगा कि जब भी इनकी कमी पड़ जाती है, लाइक उनका सप्लाई ज्यादा नहीं होता है, तो इनके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और हमारे इंडिया में क्या किया जाता है कि जब भी ऐसा इन्फ्लेशन आता है तो इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, इनका ट्रेड, अनियन और टोमेटो का ट्रेड रोक देती है टू अदर कंट्रीज, ताकि जो हमारे घर में खाना है वो हमारे घर में ही रहे। ऐसा नहीं है कि भाई हम बांटते रहेंगे तो हम क्या खाएंगे, और जब हम नहीं खाएंगे तो महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई को कहते हैं इन्फ्लेशन। ओके, अब जब ये अनियन और टोमेटो हमारी कंट्री में ही रह गए हैं, तो फिर क्या हुआ कि भाई जो भी हमारा अब अबंडेंस में हो गए हैं, जितना भी लैक था इनका या फिर जितनी भी कमी थी इनकी वो पूरी हो रही है। और इनकी पूरी होने के बाद क्या हो रहा है, इनकी कमी पूरी होने के बाद क्या हो रहा है कि इनके प्राइसेस घट जा रहे हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जा रहा है। पर ऐसी कोई भी पॉलिसी, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी ब्रिटिशर्स के टाइम पर नहीं थी, ना ही कोई इंटरेस्टेड था ऐसी पॉलिसीज बनाने में। ओके, सो लॉर्ड लिटन सेड दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। अच्छा, अब ऐसा क्यों था, क्योंकि भाई ऐसे जस्टिफिकेशन और ऐसी चीजें दी जाती है कि जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ज्यादा अडेयर करता था या फिर मानता था टू माल्थुसियन पॉपुलेशन थ्योरीज एंड एडम स्मिथ लेजिस फेयर। ओके, लेजिस फेयर का मतलब क्या होता है, नो इंटरप्शन इन एनी स्टेट, ठीक है। तो इसकी पॉलिसीज बहुत ज्यादा अप्लाई करते थे वो। और वो क्या मानते थे कि भाई मार्केट जो है वो अपने आप, मार्केट फोर्सेस क्या होते हैं, डिमांड सप्लाई, यही होते हैं मार्केट फोर्सेस, ठीक है। अभी ये फोर्सेस अपने आप ही रेगुलेट कर देंगे फूड डिस्ट्रीब्यूशन को। पर ऐसा नहीं था, अगर ऐसा होता तो भाई फिर ब्रिटिशर्स को बिल्कुल भी हाथ नहीं देना चाहिए था, है ना। जो किसान है उनकी खुद का डिसीजन होना चाहिए था कि हमें ट्रेड करना है कि नहीं करना है। पर ऐसा नहीं था ना, मार्केट फोर्सेस और ये वाली थ्योरी तो तब सही से अप्लाई होती जब माना जाता कि भाई आप ऐसी कोई पॉलिसी भी, एक्सपोर्ट पॉलिसी भी नहीं बना रहे हो पेजेंट्स के लिए, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, वो अपने आप ही सारी चीजें कर रहे हैं, आपका कोई इंटरफेरेंस ही नहीं है किसी भी तरीके का इन मार्केट पर। उनका इंटरफेरेंस तो था ना,
पर बस वो ये जो करना चाह रहे थे वो पॉजिटिव इंटरफेरेंस नहीं करना चाह रहे थे, दे वर ओके टू डू नेगेटिव इंटरफेरेंस लाइक एक्सपोर्ट पॉलिसीज बनाने को तैयार थे वो किसान का आधे से ज्यादा खाना लेकर बाहर भेजने के लिए तैयार थे। भाई ये तो इंटरफेरेंस ही हुई ना। पर वो इंडिया में रह के इंडियंस के खाने का दाम कम करने में बिल्कुल भी सहायता नहीं करना चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई ये इंटरफेरेंस होगा। तो अगर हम बात करें लेजर फेयर पॉलिसी की, तो एक तरीके से इट वाज नेगेटिव, negative definition of laissez-faire policy was applied in this context. Okay. अब देखो रेलवेज की बात करें तो रेलवेज तो ट्रांसपोर्ट के लिए बने थे, पर रेलवेज ने बहुत ज्यादा मदद करी थी। दे फैसिलिटेटेड द एक्सपोर्ट ऑफ ग्रेन, है ना। फेमाइन ईयर्स के टाइम पे बहुत ज्यादा मदद करी थी रेलवे ने कि भाई हम यहाँ से वहां अनाज को ले जाएं। तो जहाँ पे अनाज उग रहा है और जिस आदमी को उस अनाज की बहुत ज्यादा जरूरत है, वहां से हटाकर ये अनाज दूसरी दूसरी जगह पे रख दिया जाता था। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे पंजाब में खाना बन रहा है, पंजाब में उगाई हो रही है, खेती बाड़ी हो रही है, या उत्तर प्रदेश में खेती बाड़ी हो रही है। अब ये खाना ले जाकर रख दे रहे हैं आप कोस्टल रीजन में, जो कि हम मद्रास बोल लेते हैं, है ना। या फिर हम सूरत बोल लेते हैं, मतलब ऐसे पोर्ट्स जहां से हम बाहर की तरफ इंटरनेशनल ट्रेड कर सकें, ये ट्रांसपोर्ट कर सके। तो ये जो खाना था ना जो अंदर बन रहा है, और रेलवे के द्वारा ये पोर्ट सिटीज तक जा रहा है, और पोर्ट सिटीज तक पहुंच के ये इंटरनेशनली एक्सपोर्ट हो रहा है। तो बेसिकली जो खाना था वो ब्रिटेन पहुंच रहा था। ओके। The next point being cause being lacked moral values। देखो जो ब्रिटिशर्स थे ना वो बहुत ज्यादा मॉरल वैल्यूज लैक करते थे। भाई आपने देखा होगा कि एक साइन सा लगा हुआ था वेयर इट वाज रिटन दैट इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो वही वाली चीज है कि मतलब उनके अंदर मॉरल मॉरल वैल्यूज थी नहीं। हमें मतलब जो इंडियंस थे उनको बिल्कुल कंपेयर करते थे टू दी एनिमल्स, और वो इंसान तो समझते ही नहीं थे। तो क्या हुआ कि हमारे यहाँ से इंडियंस ने बहुत प्ली किया कि भाई मदद करो मदद करो मदद करो। एंड इन 1877 टू 79 वाला फेमाइन जो ग्रेट बंगाल फेमाइन था, उस समय पे लॉर्ड लिटन ने बोला। लॉर्ड लिटन भाई साहब जी बोलते हैं, लेट द ब्रिटिश पब्लिक फुट द प्राइस फॉर इट्स चीप फीलिंग इफ इट वांटेड टू सेव लाइफ एट अ कॉस्ट दैट वुड बैंकरप्ट इंडिया। अब इसका मतलब क्या है? भाई उनकी सोच इतनी ज्यादा खराब थी, लॉर्ड लिटन भाई साहब की इतनी सोच ज्यादा खराब थी कि वो क्या बोल रहे थे कि अगर आपको इतनी ज्यादा सिंपैथी है, लाइक सिंपैथी वाली फीलिंग को चीप फीलिंग बोल रहे हैं, कि पहली बात तो दे डोंट इंडियंस डोंट डिजर्व टू सर्वाइव। उनका मतलब ये था कि इंडियंस आर ब्रीडर्स, कि भाई अनपॉपुलेशन मतलब सॉरी ओवर पॉपुलेशन हो रही है, और ये नेचर का वे है टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो वो सारी चीजें बोलते थे। और वो बोल रहे थे कि जितने भी ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है कि भाई मतलब आप फील कर रहे हो इंडियंस के लिए, या फेमाइन आ रहा है, आप अर्ज कर रहे हो हमसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कि भाई संभालो संभालो। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है, अगर आपको इतनी ही फीलिंग है, इतनी ही सिंपैथी है, उस सिंपैथी को उन्होंने नाम दिया चीप फीलिंग का। तो एक काम करो, आप लोग अपनी जेब से पैसा लगाओ, आप अपनी जेब से पैसा निकालो और हमें दो, तो हम लगा देंगे फेमाइन में। पर आप ये मत बोलो कि हम इंडिया की ट्रेजरी से पैसा निकालें, और हम इंडिया की ट्रेजरी से पैसा निकाल कर हम फेमाइन खत्म करें, ये हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा करने लगे तो इट वुड बैंकरप्ट इंडिया। ओके। पर यहाँ पे बैंकरप्शन दिख गया था इन्हें। और इसी समय पर जब लॉर्ड लिटन भाई साहब ने दिल्ली दरबार लगाया था, उन्हें ये चीज तब नहीं दिखी। दिल्ली दरबार में अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ रुपीज वर स्पेंट, और सिर्फ किस चीज के लिए? कि भाई विक्टोरिया महारानी को क्वीन एम्प्रेस का ताज पहनाना है, या फिर उनकी घोषणा करनी है, सिर्फ घोषणा के लिए। विक्टोरिया दीदी आई भी नहीं थी यहाँ पर सिर्फ इस चीज के लिए ही किया गया था ये, है ना। तो आप समझिए अब क्या फीलिंग रही होगी ब्रिटिशर्स की टुवर्ड्स इंडियंस। दे वर वेरी मच अनएम्पैथेटिक पीपल। अब देखिए क्या है ना, नेक्स्ट पॉइंट बीइंग पेनिट्रेशन इन ट्राइबल एरियाज। ब्रिटिशर्स क्या करना चाह रहे थे, जो ट्राइबल लोग हैं ना उनके एरिया में भी घुस रहे थे। अब ट्राइबल्स क्या होते हैं, वो बहुत ज्यादा आदिवासी टाइप लोग होते हैं, आदिवासी ही होते हैं ट्राइबल लोग। और वो कोशिश कर रहे थे कि हम ट्राइबल लोगों को ना पेजेंट्स में कन्वर्ट कर दें, किसानों में कन्वर्ट कर दें, पर ऐसा हो नहीं पाया, है ना। अच्छा क्या किया उन्होंने कि ट्राइबल्स के जो फॉरेस्ट थे वहां पे बहुत सारे फॉरेस्ट एक्ट्स भी
इम्पोज करने लग गए और उन्होंने ये भी कर दिया कि भाई जो ट्राइबल्स हैं वो फॉरेस्ट का जो भी कोई भी प्रोडक्ट होगा उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, ना ही फॉरेस्ट में कोई भी तरीके का एग्रीकल्चर कर सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो अब दोनों ही कंडीशन खत्म हो गई, ना ही फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूटिलाइज कर सकते हैं और ना ही वहां पर एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो जब ट्राइबल्स के पास इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन आ गई, यहाँ तक कि ये भी मना कर दिया था कि आप झूम कल्टीवेशन नहीं कर सकते। झूम कल्टीवेशन क्या होता है, एक तरीके से स्लैश एंड बर्न होता है कि भाई एक जगह खेती करी उसको जलाया और फिर दूसरी जगह चले गए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन काइंड ऑफ थिंग। ओके, तो उनसे ये सारी चीजें मना कर दी, जिसके पास ट्राइबल्स के पास अब कोई जगह ही नहीं बची थी जाने के लिए। अब वो मतलब खाना मिल ही नहीं रहा, खाना कहाँ से खाए भाई, तो भूखा मरने लग गया आदमी। फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन हो नहीं रहा, एग्रीकल्चर हो नहीं रहा, पैसा है नहीं, खाना कहाँ से लाएंगे भाई। तो फिर यहाँ पे उनकी भी भूखमरी से डेथ होने लगी। सो इट कॉज दी फेमाइन लाइक कंडीशन फॉर द ट्राइबल एरियाज एज वेल। ओके, देखिए द नेक्स्ट पॉइंट बीइंग लैक ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल सेफ्टी नेट। यहाँ पर हमारे फ्लोरेंस नाइटिंगेल चाचा जी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल चाचा जी बोल रहे हैं कि देखिए जो ये फेमाइन हो रहा है ना, इट इज नॉट जस्ट बिकॉज या फिर इट इज नॉट ब्रॉड बाय द शॉर्टेज ऑफ फूड। ये मतलब ये सिर्फ एक खाने की कमी की वजह से नहीं हो रहा है फेमाइन, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई खाना कम पड़ रहा है इसलिए हो रहा है, बट इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द inadequate distribution, inadequate food distribution। अभी inadequate food distribution क्यों हो रहा है? बिकॉज देर इज ए लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। मतलब जो रूलिंग क्लास है वो खुद से ही नहीं चाह रही है कि भाई वो चीजें सुधारे या फिर चीजों में सुधार करे, उनको इस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि फूड नहीं है, फूड आपके पास भारी मात्रा में है, अच्छी मात्रा में है, पर जो पॉलिटिकल क्लास है, रूलिंग क्लास है, उनकी विल ही नहीं है, वो चाहते ही नहीं है कि हर इंसान के पास ढंग से खाना पहुंचे, है ना, या फिर वो इस चीज में कुछ भी योगदान नहीं करना चाह रहे हैं कि फेमाइन लाइक सिचुएशन में वो बिल्कुल भी हेल्प कर पाए। ओके, सो दे लैक द सोशल सेफ्टी नेट फॉर द मासेस। ओके, अब यहाँ पे हमारे कॉजेस तो हो गए खत्म। ओके, वी हैव completely finished the causes. Now let's turn to दी फेमाइन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेमाइंस थे हमारे। चलो फोर्स फेमाइन से पहले देख लेते हैं कि जो इंडिगो रिवॉल्ट हुआ था, मैंने इसके बारे में पहले भी बात कर लिया। इससे जस्ट पहली वाली वीडियो थी, इट वाज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, सो इन दैट एज वेल आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंडिगो रिवॉल्ट्स, बट स्टिल एक और बार कर लेंगे तो क्या ही चला जाएगा, इट्स जस्ट रिविजन काइंड ऑफ अ थिंग। तो इंडिगो रिवॉल्ट हुए थे, इंडिगो रिवॉल्ट को हम ब्लू म्यूटिनी भी बोलते हैं। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू म्यूटिनी। ब्लू म्यूटिनी क्यों हुई भाई? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो फार्मर्स को, किसानों को फोर्स कर रहे थे कि भाई आप ना अपनी जमीन पे इंडिगो उगाओ, एक तरीके से डाई होती है ये, आप डाई उगाओ हमारी ब्रिटिश टेक्सटाइल मिल्स के लिए, और अपना खाना अनाज मत उगाओ वहां पर, हमारी इंडिगो उगाओ। सो देर वॉज नो फूड फॉर द फैमिलीज बट इंस्टेड देर वॉज इंडिगो। अब इंडिगो तो खाएंगे नहीं, डाई तो खाएंगे नहीं, राइट? अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? चलो जो फार्मर्स थे उन्होंने एक समय के बाद मना भी कर दिया कि भाई हमें इतना पैसा भी नहीं मिल रहा इस चीज का, हमें नहीं उगाना तुम्हारा इंडिगो इंडिगो। पर क्या हुआ ना कि उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बाद में नहीं भी उगाया, उसके बावजूद भी क्या हुआ, जो सॉइल था ना वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गया। सॉइल एग्जॉस्शन इज अ कॉन्सेप्ट इन एनवायरनमेंट, जिसका मतलब ये होता है कि जो सॉइल होता है वो अपने सारे सारे न्यूट्रिएंट्स लूज कर देता है। सॉइल लूजेस ऑल द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में हमारे नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, ऑल द थिंग्स, ये सारी चीजें ना सॉइल जब लूज कर देता है और उसके पास बिल्कुल भी एबिलिटी नहीं बचती है कि इसके बाद तुम भाई कितनी भी खेती कर लो मैं कुछ उगेगा ही नहीं, तो एक तरीके से जो जमीन हो जाती है वो बंजर हो जाती है, इट बिकम्स अ बैरन लैंड। ओके, तो इंडिगो कल्टीवेशन के बाद जो सॉइल है वो इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया था, जिसकी वजह से फूड क्रॉप्स की तरफ जाना बिल्कुल ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। अब आप स्विच कर ही नहीं सकते हो फूड क्रॉप्स की तरफ, क्योंकि मतलब अब वो जो सॉइल है इट इज नॉट केपेबल टू सपोर्ट द फूड क्रॉप, राइट? तो सब्सिक्वेंट सीजन में फूड क्रॉप भी नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से जो पेजेंट्री है वो बिल्कुल वल्नरेबल हो गई थी, टू दी माइनर क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशंस, कि भाई थोड़ा भी इधर उधर होता था ना तो उनकी ऐसी तैसी हो जाती थी यहाँ पर। चलो अब हम आगे देख लेते हैं सबसे पहले ग्रेट बंगाल फेमाइन के बारे में। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सबसे पहली स्लाइड में कि ये जो ग्रेट बंगाल फेमाइन हुआ था, इट अकर्ड बिकॉज ऑफ द
डुअल गवर्नमेंट सिस्टम है ना, और इसकी वजह से 1/3 पॉपुलेशन जो थी बंगाल की वो बिल्कुल सफा हो चुकी थी। दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन पीपल। ओके, अब ऐसे क्यों हुआ था? क्योंकि भाई कंपनी के पास जैसे कि मैंने बताया है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी आ गई थी, दीवानी राइट्स आ गई थी टू दी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी दीवानी आने के बाद क्या हुआ? पैसा आने लगा और उन्हें लगा कि भाई दीवानी आ रही है तो हम रेवेन्यू बिल्कुल बढ़ा देते हैं। हम जितने ज़्यादा पैसे बढ़ा देंगे उतना ज़्यादा हमारे पास दीवानी आने लगेगी, रेवेन्यू आने लगेगा। तो जब उन्होंने रेवेन्यू बढ़ा दिया ना, तो इस समय पे आदमी के पास बिल्कुल भी ना पैसा बचा ना अनाज बचा। तो उसकी वजह से हमारे यहाँ फेमाइन आई थी। ओके, कुछ और फेमाइन्स की बात करें तो चालीसा फेमाइन थी। इट हैपेंड इन 1783। नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। यहाँ पे दोजी बारह फेमाइन है, इसको स्कल फेमाइन भी बोलते हैं ना। इट हैपेंड इन हैदराबाद, सदर्न मराठा रीजन, राइट। और फिर गुंटूर फेमाइन आई थी इन 1832। यू नो इट काइंड ऑफ फेल्ड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन मद्रास प्रेसिडेंसी। ओके, अब ये वही ग्रेट बंगाल फेमाइन का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, लेट्स गो थ्रू इट एज वेल। देखिए, लाइक आई टोल्ड यू, पहली ट्रेजेडी तो भाई 5 साल के बाद ही हो गई थी। देखो 1764 में दीवानी के राइट मिल गए थे। बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1765 में, दीवानी राइट्स वगैरह सब कुछ मिल गए थे, जिसके बाद बिल्कुल से ही आधे से ज्यादा मतलब 1/3 पॉपुलेशन ऑफ बंगाल बिल्कुल वाइप आउट हो गई थी, जिसमें 10 मिलियन पीपल अप्रोक्स मर गए थे। ठीक है, अब ये क्या हुआ? टैक्सेशन ज्यादा हुआ, रिलीफ नहीं दिया गया, टैक्सेशन दिया गया। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है कि भाई रेनफॉल नहीं हो रही थी, ड्रॉट हो रहा था, है ना। इसके बावजूद भी क्या था, कंपनी ये नहीं कि थोड़ा बहुत भी रिलीफ दे दे कि चलो भाई तुम नहीं दो, वो और ज्यादा टैक्स कलेक्शन कर ही रहे थे। लाइक आई टोल्ड यू, उन्हें मतलब नहीं है कि आपके यहाँ होगा कि नहीं होगा, उनको तो अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी के लिए चाहिए ही चाहिए पैसा, या फिर उनको टैक्स कलेक्शन करना ही करना है, उनको पैसा देना ही देना है। तो वो क्या कर रहे थे, जो हमारे फार्मर्स भी थे ना, जितना थोड़ा बहुत उगा रहे थे वो भी दे रहे थे, प्लस उनके पास जितना पिछले साल का बचा था वो भी बेचकर अपना टैक्स दे रहे थे, राइट। तो अब यहाँ यहाँ पर टैक्स कलेक्शन तो भाई रेगुलरली हो ही रहा था, बल्कि थोड़े बहुत रेट्स भी बढ़ा दिए गए थे, ताकि जो रेवेन्यू है वो मेंटेन्ड बना रहे। अच्छा, अब ग्रेन में मोनोपोली का क्या हुआ कि जो कंपनी ऑफिशियल्स थे ना, वो ग्रेन स्पेकुलेशन में बहुत ज्यादा एंगेज होने लग गए थे, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे थे, राइस को मतलब ले रहे थे, वहां से ले रहे थे, और फिर बाहर जाके या फिर दूसरी जगह जाके वो ज्यादा मतलब महंगे में बेच रहे थे, जिसकी वजह से जो पेजेंट्स है, किसान है, वो बहुत बुरी तरीके से मर रहा था। और जहां पे वो बाहर बेच रहे थे वो बहुत ज्यादा महंगे रेटों में बेच रहे थे। सो इट वाज इन्फ्लेटेड प्राइसेस, राइट। ओके, देखिए नेक्स्ट फेमाइन विच वी आर गोइंग टू सी इज अपर दोआ फेमाइन। ओके, ये 1860 से लेके 61 के बीच में हुई थी। इट वाज बेसिकली इन दी दिल्ली आगरा रीजन। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? बिकॉज सबसे पहले यहीं पर एक सबसे पहला मेजर लिया गया था बाय दी ब्रिटिशर्स के एक कमिटी फॉर्म हो, ताकि इस फेमाइन के चर्चे पर बात करी जाए। अच्छा, ये पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 1858 तक पूरी की पूरी बागडोर थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ भी ऐसा करना नहीं चाह रही थी। वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी वो फेमाइन लाइक सिचुएशन में बिल्कुल भी हेल्प करे। उसको कोई मतलब था नहीं, वो सोच रहे थे मर रहे हैं मरने दो। ये वैसे भी अनकंट्रोल्ड ब्रीडर काइंड ऑफ पीपल हैं इंडियन, सो वी डोंट वांट टू इंटरफेयर इन इट। ये एक नेचर का वे है टू कंट्रोल देयर पॉपुलेशन, उनका थॉट प्रोसेस ये था। अच्छा, वहां पर ना हमारे जो ब्रिटेन में दादा भाई नौरोजी बैठे हुए थे, उन्होंने थोड़ा सा ब्रिटिशर्स और ब्रिटिश क्राउन पे फोर्स दिया, तब जाकर 1860 से लेकर 61 के बीच में, जिसके बाद हम देखते हैं कि क्राउन रूल चालू हो जाता है। तो क्राउन रूल के टाइम पे ब्रेड स्मिथ कमेटी बनी थी। अच्छा, ये जो ब्रेड स्मिथ कमेटी बनी थी ना, इसने कुछ फेमाइन रिलीफ मेजर्स बताए थे, पर ना कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हुए। देखो, आपके जो भी पॉलिसीज होंगे या फिर कमेटी के रिकमेंडेशंस होंगे, दे आर एज फार गुड एज दी इम्प्लीमेंटेशन बाय द गवर्नर जनरल सिटिंग इन इंडिया। अगर गवर्नर जनरल जो कि इंडिया में बैठा हुआ है, अगर वही वो मेजर्स जो कि रिकमेंडेशन आई हैं या पॉलिसीज हैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, तो उनका कोई भी यूज नहीं है, उन पॉलिसीज का बिल्कुल भी कोई यूज नहीं रहेगा। ओके, सो एवरीथिंग वाज डिपेंडेंट ऑन द गवर्नर जनरल। अब जो फेमाइन रिलीफ मेजर्स ब्रेड स्मिथ कमेटी ने दिए, कुछ भी अप्लाई नहीं हुए, कुछ भी एप्लीकेबल नहीं हुए, कोई भी एक्शन में नहीं आया और उनको निग्लेक्ट कर दिया गया। ओके, अब इसके बाद आती है हमारी कैम्पबेल कमेटी। अब जो कैम्पबेल कमेटी आती है वो आती है हमारी कौन सी वाली,
फेमाइन में, लेट्स सी दैट एज वेल। ओडिशा की फेमाइन में, ओके। अब ओडिशा की फेमाइन का सबसे पहले तो हम रीजन समझ लेते हैं। इट इज कॉल्ड द सी ऑफ कैलामिटी, ओके। देखिए क्या हुआ इस समय पर, जो हमारे वाइसरॉय थे, ब्रिटिश वाइसरॉय थे, उनका नाम था सर जॉन लॉरेंस, ओके। सो जॉन लॉरेंस वाज द वाइसरॉय। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ड्रॉट लाइक सिचुएशन हुई, और जो ड्रॉट लाइक सिचुएशन हुई वो सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा में नहीं हुई थी। इट वाज आल्सो इन बंगाल, बंगाल, बिहार एंड मद्रास, ये इन रीजन में भी थी। पर अगर हम बात करें पर्टिकुलरली इसका नाम उड़ीसा फेमाइन ही क्यों है, बिकॉज सबसे ज्यादा जो कैजुअलिटीज थी या फिर जितने सबसे ज्यादा लोग जो मारे गए थे, इट वाज पर्टिकुलरली इन उड़ीसा ओनली, इसलिए इसका नाम पड़ गया उड़ीसा फेमाइन। 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ उड़ीसा वॉज गॉन, सब मर गए थे। इट वॉज लाइक ऑलमोस्ट 1.3 मिलियन डेथ्स हुई थी इस समय पर। क्या हुआ, ब्रिटिशर्स अभी भी जो गवर्नमेंट थी उस समय पे, वो अभी भी रिजिड पॉलिसी अपना रही थी। वो एक फ्री ट्रेड लॉजिक होना चाहिए हमारा, ठीक है। वो राइस को इम्पोर्ट कर ही नहीं रहे थे, वो ले ही नहीं रहे थे। तो अब क्या हुआ, ये जो डिजास्टर था ना, 1 मिलियन लोग, अप्रोक्स 1 मिलियन लोग मर गए। इट एक्सपोज द फेलियर ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई का जो रूल था ना, जो लॉ था, वो बहुत बुरी तरीके से फेल होते हुए देखा गया है यहाँ पे। अच्छा, जब ये चीज हुई तो हमारी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने एक कमेटी अपॉइंट करी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जॉर्ज कैम्पबेल, ओके। और इन जॉर्ज कैम्पबेल ने, जिनका मतलब जो ये कमेटी सेटअप हुई थी ना, इस कमेटी ने गवर्नमेंट सिस्टम को ही रिस्पॉन्सिबल माना था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टम था उसको ही रिस्पॉन्सिबल माना था। और उस समय पे हमारे वाइसरॉय थे जॉन लॉरेंस। अब ऑलरेडी टोल्ड अबाउट दिस, ओके। इन्होंने क्लियरली ये चीज बताई कि भाई जो गवर्नमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उन्होंने डिफाइन करा कि भाई गवर्नमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और उन्हें इंटरफेयर करना चाहिए। अगर लोगों की जान जा रही है तो द गवर्नमेंट शुड इंटरफेयर एंड शुड बी द वन टू सेव द लाइव्स, क्योंकि वही तो है जो सब कुछ कर रही है। नेक्स्ट कम्स द ग्रेट फेमाइन। देखो, ग्रेट फेमाइन जो था 1876 से 78 के बीच में, इसमें तो सबसे पहले आप ये देखो कि लॉर्ड लिटन उस समय पे था, और उस व्यक्ति की ना बहुत ही ज्यादा बुरी सोच थी। उस व्यक्ति ने, मैं बार बार दोहरा रही हूँ, उसने सबसे पहले तो बोला कि अगर ब्रिटिशर्स को बिल्कुल भी थोड़ा सा फील हो रहा है इंडियन पीपल के लिए, या फिर उन्हें दया आ रही है, तो एक काम करो, अपनी पॉकेट में से पैसा निकालो, और जब अपनी पॉकेट में से पैसा निकालोगे तो उसी पैसे से हम यहाँ का भला करेंगे, अदरवाइज हम इंडियन ट्रेजरी से बिल्कुल भी पैसा नहीं निकालेंगे। पहली बात तो उसकी ये सोच थी। दूसरी चीज, इसी समय पे उसने दिल्ली दरबार लगाया। दिल्ली दरबार क्यों लगाया, सिर्फ और सिर्फ एक विक्टोरिया को क्वीन एम्प्रेस का ऐलान करने के लिए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं था। अच्छा, थोड़ी सी ना अब हम इस फेमाइन की भी बात कर लेते हैं। इस फेमाइन में क्या हुआ कि बहुत ही ज्यादा इंटेंस ड्रॉट लाइक सिचुएशन हो गई थी, ड्रॉट कंडीशन हो गई थी, जिसकी वजह से क्रॉप फेलियर हो गया। अब क्रॉप फेलियर हुआ था हमारा डेक्कन वाले प्लेटू में, डेक्कन प्लेटू में, जिसने इफेक्ट किया पूरे के पूरे साउथ एंड सदर्न, साउथ वेस्टर्न इंडिया को, साउथ इंडिया एंड साउथ वेस्टर्न इंडिया, ओके। अब ये वाला जो हमारा ये इंडिया है ना, तो ये पहले तो नीचे का पार्ट, ऊपर से ये वाला पार्ट, तो साउथ एंड साउथ वेस्टर्न इंडिया वाज अफेक्टेड बाय दिस फेमाइन। अब जैसे कि आप देखें, मद्रास, बॉम्बे, मैसूर, हैदराबाद, ये वाला एरिया बहुत बुरी तरीके से अफेक्टेड था बाय दिस फेमाइन, ओके। और जो टोटल मोर्टालिटी रेट देखें ना हम, तो वो थी हमारी 6.1 से लेके 10.3 मिलियन से तक, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा लोग मारे गए थे इस फेमाइन में। अगर हम देखें तो ये जो लिटन था ना, इतना ज्यादा निर्दयी आदमी था, इसने डिस्टेंस टेस्ट लगाया। मतलब इसने बोला कि एक काम करो, इसने बोला कि भाई मुझे ना डिपेंडेंसी नहीं रखनी है लोगों के अंदर, कि भाई तुम हम पे थोड़ा सा भी डिपेंडेंट रहो कि ब्रिटिशर्स तुमको खाना देंगे, पानी देंगे, ऐसा कुछ देंगे। तो उसका बिल्कुल ये सोचना था कि मुझे ऐसा करना ही नहीं है। तो उसने बहुत ही ज्यादा ब्रूटल डिस्टेंस टेस्ट रखा। उसने कहा कि अगर किसी को खाना चाहिए तो एक काम करो, रिलीफ वर्क्स तक पहुंचने के लिए आपको 10 माइल चलना पड़ेगा, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, और जब आप ये 10 माइल चल लोगे ना, तभी आप रिलीफ वर्क्स तक पहुंच पाओगे। रिलीफ के लिए आपको रिलीफ जो टेम्पल्स होते हैं, या फिर रिलीफ शेल्टर्स होते हैं, आप वहां तक पहुंच पाओगे ओनली आफ्टर वॉकिंग 10 माइल्स। अब ये 10 माइल्स जब आप चलोगे ना, तो आपकी डेस्परेशन पता चलेगी।
पता चलेगा कि क्या आपको सच में इस चीज की नीड है। मतलब ही वांटेड टू नो वेदर द पीपल नीडेड दैट फूड और नॉट, जस्ट टू नो दैट। उसने उन लोगों को 10 माइल चलाया। भाई 10 माइल का आप मतलब समझ रहे हो कि भाई इतने में तो आदमी मर जाए। अगर भूखा आदमी है, उसने कुछ खाया हुआ नहीं है, तो ऑब्वियसली दे विल डाई। अच्छा, इस समय पे ग्रेट फेमाइन में जब आदमी के पास खाना नहीं था खाने के लिए, तब आप सोचो क्या हो रहा था कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो 300,000 टन्स ऑफ व्हीट ब्रिटेन पहुंचा रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे उस समय पे। और ये हाईएस्ट है, हाईएस्ट रिकॉर्ड है अब तक का उस टाइम का। तो आप समझ रहे हो कि मतलब जब मिलियंस लोग मर रहे थे, उस समय पे ब्रिटेन अपने पास व्हीट इंपोर्ट कर रहा था, एक्सपोर्ट कर रहा था इंडिया से, और ब्रिटेन में पहुंचा रहा था। ओके, अब हम देख लेते हैं ये टेम्पल वेज कंट्रोवर्सी। इसको समझने से पहले हम देखते हैं कि इसी समय पे ग्रेट फेमाइन के टाइम पे रिचर्ड स्ट्रैटेजी कमिटी फॉर्म हुई थी। इट वाज दिस स्ट्रैटेजी कमीशन फॉर्म हुआ था 1880। आई टॉक अबाउट दिस आफ्टर टॉकिंग अबाउट टेम्पल वेज कंट्रोवर्सी। अब इस टेम्पल वेज कंट्रोवर्सी में क्या हुआ था कि जो सर रिचर्ड टेम्पल थे ना, ये फेमाइन कमिश्नर थे इन 1877। ये पैसा बचाना चाह रहे थे, ये आदमी पैसे का लालची था। अब ये क्या कर रहा था, ये रिलीफ कैंप्स में भी ना इसने इंट्रोड्यूस कर दिया था वेज। ओके, he introduced a wage for relief camp workers। अब इसमें क्या हो रहा था, इसका मतलब समझो कि भाई जो इनमें मतलब जो वहां पे लोग आ रहे थे ना रिलीफ कैंप्स में, रिलीफ कैंप में आदमी क्यों आता है कि भाई उसको अब सहारा मिलेगा, अब वो सही हो जाएगा, उसको खाना मिलेगा, सारी चीजें। पर आप ये समझो कि उस समय पे ये जो बुशेनवेल्ड कंसंट्रेशन कैंप होता है ना, इसमें जो इनमेट्स थे, एक तरीके से कैदी, उन कैदियों को जितना खाना मिलता है ना, जितनी कैलोरीज मिलती है, उससे भी कम कैलोरीज मिल रही थी इस रिलीफ कैंप में। तो चलो आप इसका नाम वाम मत लिखना है, बहुत ज्यादा इतना क्या ही याद रखोगे। पर आप इतना तो लिख ही सकते हो कि दैट द पीपल हु आर नॉट गेटिंग इनफ कैलोरीज, द सर रिचर्ड टेम्पल वाज वेरी मच फोकस्ड ऑन सेविंग मनी। और इस पैसे बचाने के चक्कर में रिलीफ कैंप में खुद में ही इतनी ज्यादा मोर्टेलिटी हो रही थी, इतने ज्यादा लोग मर रहे थे जिसकी कोई हद नहीं। मतलब आप समझ रहे हो, रिलीफ कैंप में हॉस्पिटल में जा रहा है आदमी इलाज के लिए, और भाई हॉस्पिटल में ही सबसे ज्यादा डेथ हो रही है। आप मतलब समझ रहे हो, और हॉस्पिटल में ये नहीं है कि डॉक्टर बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है, आदमी मर ही इसलिए रहा है कि भाई डॉक्टर कह रहा है कि भाई पेशेंट से पैसा ले ले रहा है, और वो अपने इक्विपमेंट्स यूज नहीं कर रहा कि भाई मैं इक्विपमेंट यूज करूंगा या फिर दवाइयां यूज करूंगा तो फिर मेरे पैसे लग जाएंगे या फिर ये खर्च हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो, ऐसी चीजें हो रही थी वहां पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रैटेजी कमीशन। अब स्ट्रैटेजी कमीशन का अगर हम पूरी तरीके से बात करें तो इट वाज बेसिकली रिचर्ड स्ट्रैटेजी कमीशन। ओके, और ये हुई थी सेटअप आफ्टर द ग्रेट फेमाइन ऑफ 1876 टू 1878। अब जो 1876 से लेके 1878 तक का जो फेमाइन था ना, इट इज सीम और बिलीव टू बी द वर्स्ट कैटेस्ट्रॉफ फॉर द 18th सेंचुरी। जब तक 18th सेंचुरी का ऐसे कंसंट्रेटेड है, या फिर अगर हम सिर्फ 18th सेंचुरी की बात करें, तो ये ग्रेट फेमाइन बहुत ही ज्यादा डेवस्टेटिंग थी। और यहाँ पे हमारे आरसी दत्त चाचा जी बोलते हैं, हमारे इंडियंस हैं, यहाँ पर 5 मिलियन लोग एक साल में ही मारे गए थे। मतलब आप समझ रहे हो, जो उड़ीसा फेमाइन थी उसमें तो सिर्फ 1 मिलियन लोग मारे गए थे, 1 मिलियन पीपल वर डाइड। बट इधर पर आरसी दत्त बोलते हैं कि 5 मिलियन लोग एक ही साल में निपट गए, भाई ले ले टाटा बाय बाय हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो लिटन साहब थे, जो इतने ज्यादा निर्दयी आदमी थे, उन्होंने 1880 में एक कमीशन एस्टैब्लिश किया जिसका नाम था रिचर्ड स्ट्रेची कमीशन। ओके, अब इसकी रिकमेंडेशन, जो रिचर्ड स्ट्रेची कमीशन ने जो भी रिकमेंडेशन दी थी, वो रिकमेंडेशन सर्व करती हैं एज अ फाउंडेशन फॉर दी स्पेशल फेमाइन पॉलिसी। अब यहाँ पे स्पेशल फेमाइन पॉलिसीज में फेमाइन कोड्स आ गए थे हमारे। ओके, फेमाइन कोड्स के, अब जो फेमाइन कोड आए थे ना, दे केम अंडर लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन फिर भी थोड़ा सही आदमी था भाई। लॉर्ड रिपन के अंडर में आए थे एंड दे वर क्रिएटेड इन 1883। ओके, अब ये जो हमारे फेमाइन कोड्स थे ना, दे वर बेसिकली डिवाइडेड इन 4 मेन सेक्शंस। 4 सेक्शंस में डिवाइडेड थे। अब 4 सेक्शंस में बात करें तो सबसे पहला पार्ट जो था हमारा, पार्ट 1, लेट मी चेंज द स्लाइड।
अब देखिए फेमाइन कोड्स की बात करें तो पार्ट 1 में क्या था, इट वाज़ बेसिकली विजिलेंस ड्यूरिंग रूटीन टाइम्स। मतलब ऐसा था, देखो फेमाइन का रिलीफ पहुँचाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि फेमाइन होने ही नहीं दो, ठीक है? तो उनका मतलब ये था कि पहले से ही इतने ज़्यादा विजिलेंटी रखो या फिर इतना ध्यान रखो कि भई फेमाइन ना आने पाए। आप उतना ध्यान रखकर चलो ना कि भई आदमी के पास प्रॉपर खाना पहुँचे और या फिर उसके पास उतना पैसा हो कि वो खा पाए, तो वो सारी चीज़ें थी। चलो अभी सेकंड पार्ट में था कि फेमाइन हो गया। तो फेमाइन होते समय में क्या रहेगा, तो आपके जितने भी रिलीफ एफर्ट्स होंगे उसके बारे में लिखा है पार्ट 2 में। पार्ट 3 में लिखा हुआ है कि भाई जो उस समय पे वाइसरॉयज होंगे या फिर जो भी लोग होंगे उनकी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है रिलीफ के टाइम पे। देखो फेमाइन तो हो चुकी है, अब तो नहीं रोक सकते, अब टाइम आ गया है रिलीफ का कि अब आपको रिलीफ देना है। तो उस रिलीफ के टाइम पे ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है लोगों की, राइट? और पार्ट 4 में बोला गया है इट डेल्ट अबाउट दी फेमाइन प्रोन एरियाज। उसमें ये है कि जितने भी फेमाइन प्रोन एरियाज हैं उसके बारे में मतलब उनको आप स्पेसिफाई कर लो, अलग से रख लो, ताकि आपको पता रहे कि भाई इन इनमें बार बार फेमाइन होती है। ओके। और एक फेमाइन फंड क्रिएट किया गया विच वॉज डायरेक्टली कंसंट्रेटेड और डेडिकेटेड टुवर्ड्स दी फेमाइन। एक डेडिकेटेड फंड था ये। ओके। अच्छा, अगर आप फेमाइन कोड्स देखोगे तो ये भी इतने ज़्यादा अच्छे थे नहीं। ये तो मैंने आपको पार्ट वाइज़ बता दिया है कि इसमें क्या चीज़ें हैं। पर अगर आप ढंग से देखो तो यहाँ पे क्लासिफ़ाई किया गया था ये स्कैर्सिटी क्या होती है और फेमाइन क्या होता है। मतलब ये है कि स्कैर्सिटी किसी चीज़ की कमी है उन्हें, है ना? पर फेमाइन एक अलग ही चीज़ है। फेमाइन मतलब लोग मर रहे हैं। तो उन लोगों ने ये किया कि नहीं भई आप ये समझो कि हर फेमाइन को आप फेमाइन का नाम नहीं दे सकते, वो स्कैर्सिटी भी हो सकता है। मतलब उनका अपना तरीका था चीज़ें टालने का। ओके। सो इट रिक्वायर्ड रेगुलर क्रॉप एक्सपोर्ट्स। ओके। अभी यहाँ पे वर्क टेस्ट हुए। वर्क टेस्ट मतलब ये जो रिलीफ था ना वो फ्री नहीं था। रिलीफ वॉज नॉट फ्री फॉर पीपल। उसमें क्या था कि जो एबल बॉडीड लोग हैं जिनकी अच्छी खासी हट्टी कट्टी बॉडी है, दे हैड टू वर्क। उन्हें हार्ड लेबर करना पड़ेगा अगर उन्हें फूड वेजेस चाहिए तो। उनको पैसा नहीं मिलेगा, उनको फूड वेजेस मिलेंगे। मतलब एक तरीके से सैलरी है बट इन काइंड, नॉट इन कैश बट इन काइंड। अब ग्रेचुअस रिलीफ क्या थी भाई? ग्रेचुइटस रिलीफ ये था कि जितने भी डिपेंडेंट्स लोग हैं जो काम नहीं कर सकते हैं, द पीपल हु आर नॉट एबल बॉडीड, जैसे कि एल्डरली हो गए, डिसेबल्ड हो गए, चिल्ड्रन हो गए, सिर्फ उन्हें ही फ्री फूड मिलेगा, अदरवाइज किसी और को फ्री फूड नहीं मिलेगा। अब देखते हैं लेट 19th सेंचुरी में जो रिफाइनमेंट्स हुए। देखो दोनों ही जो थी हमने पहले पढ़ी, इंडियन फेमाइंस थी हैं। ओके। इंडियन फेमाइंस। अब इसमें क्या हुआ, सबसे पहले तो लियाल कमीशन आया 1897 में। ओके। इसमें क्या था कि इसने रिकमेंड किए कि भाई अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी लेके आओ थोड़े फेमाइन कोड्स में, इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट फेमाइन कोड्स मत बनाओ, रिलैक्स करो थोड़ा सा इन्हें, ठीक है? और दूसरी चीज उसने हाईलाइट किया रोल ऑफ इरिगेशन, कि भाई इरिगेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने इंपॉर्टेंस दिया इरिगेशन को कि भाई इस पर ध्यान दो। ओके। फिर आया हमारा मैकडोनल्ड कमीशन। ये आया था हमारा 1899 से लेके 1900 के फेमाइन के बीच में। यहाँ पे ये अपॉइंट किया था बाय ही वाज दिस कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय लॉर्ड कर्जन। तो देखो क्या हुआ कि अभी जैसे मैंने बताया 1990 1899 और 1900 के फेमाइन के बाद लॉर्ड कर्जन जी चले और उन्होंने एक कमीशन बनाया जो कि हेड हुआ बाय द मैकडोनल्ड। ओके। इसलिए इसका नाम दिया गया मैकडोनल्ड कमीशन। ओके। अब इसमें क्या हुआ कि मैकडोनल्ड ने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पूरा समझा, सारी चीज़ें करी और उन्होंने 1901 में एक रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में उन्होंने समराइज़ किए कुछ प्रिंसिपल्स जो कि रिलीफ के लिए थे। ओके। सो रिलीफ प्रिंसिपल्स उन्होंने समराइज़ किए और कुछ चेंजेस भी सजेस्ट किए थे कि भाई यहाँ पे चेंजेस करो, जहाँ पे भी नेसेसरी था वहाँ पे चेंजेस सजेस्ट कर रहे थे। ठीक है। अब उनके कुछ रिकमेंडेशंस देख लेते हैं। देखिए जो मैकडोनल्ड कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे वो कुछ ऐसे थे कि भाई वो कह रहा था कि आपको ना बाकी सारी पॉलिसीज पे फोकस करने से पहले एथिकल पॉलिसी पे फोकस करना चाहिए, कि आप कोई भी पॉलिसी बनाओ, कोई भी पॉलिसी बेनिफिट्स दो, वो एथिकल होने चाहिए। ओके। सो पॉलिसी बेनिफिट्स ऑफ एथिकल पॉलिसी, दे ही सेड कि कोई भी पॉलिसी में एथिकल पॉलिसी के बेनिफिट्स होने ही होने चाहिए। उसने दूसरी चीज ये कही कि अगर कभी भी किसी को भी सीड्स खरीदने के पैसे चाहिए, है ना, या फिर वेल्स को अगर खोदने के पैसे चाहिए या फिर ऐसी कोई भी चीज के लिए पैसे चाहिए तो हाल के हाल फंड्स दो उन्हें। सो इमीडिएट डिसबर्समेंट ऑफ एडवांस फंड्स। फिर उसने बोला कि कहीं पे भी जहां पे भी ऐसी जरूरत लग रही है या फिर कहीं पे भी सूखा पड़ रहा है वहां पे हाल के हाल ना एडवोकेट ड्रॉट कमिश्नर को अपॉइंट करो।
जल्दी से जल्दी, तो जिससे आपको अच्छे से रिलीफ मिल पाएगा, ठीक है? दूसरी चीज़ उसने ये बोली कि देखो क्या है ना कि जो गवर्नमेंटल लोग हैं वो हर जगह नहीं पहुँच सकते। लोकल विलेज लेवल पे आप पेनिट्रेट कर ही नहीं सकते उन लोगों को विदाउट द हेल्प ऑफ नॉन गवर्नमेंट असिस्टेंस। अब क्या चाहिए यहाँ पे ही एम्फसाइज्ड कि जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जैसे वाइसरॉयज हो गए या फिर उनके गोमस्ताज हो गए, वो ब्रूटल थे, लोकल विलेज लेवल पे पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं। अब जैसे आज की बात करें, आज में क्या बोलते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसको एनजीओज़ की हेल्प लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइज़ेशन है, प्लस वो बहुत अच्छी तरीके से सेंटिमेंटल वाइज़ लोगों से कनेक्ट कर पाती हैं और उनको अच्छी तरीके से समझ पाती हैं, राइट? तो वहाँ पे भी बोला गया कि नॉन गवर्नमेंटल असिस्टेंस लो, अगर आपको थोड़ा-सा भी विलेज लेवल पे, लोकल विलेज लेवल पे पेनिट्रेट करना है, उनको समझना है या उनको समझाना है या कुछ भी ऐसा करना है, तो आपको ये हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है? उसने फिर ये चीज़ भी बोली कि आप ना ढंग के थोड़े से मेजर्स लो कि आप बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सको, ओपनिंग या फिर एग्रीकल्चरल बैंक्स ओपन करवाओ, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करो, है ना? ये सारी चीज़ें उसने बताया। बेसिकली थोड़ा बहुत अच्छा बताया था, पर जैसे कि मैंने बोला ये सारी चीज़ें तब तक ही अच्छी लगती हैं जब तक एक वाइसरॉय इम्प्लीमेंट कर रहा है। अगर एक वाइसरॉय इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है तो चाचा जी आप ब्रिटेन में बैठे-बैठे कुछ भी बोल लो, कुछ घंटा नहीं उखड़ने वाला इंडिया में, राइट? तो these recommendations and the famine codes and everything, they are as good as the implementation by the viceroy. अगर वाइसरॉय इम्प्लीमेंट नहीं करेगा तो इनका कोई मतलब नहीं बनता है। बंगाल फेमाइन लाइक आई टोल्ड यू है मैन मेड डिजास्टर था। अब मैन मेड डिजास्टर में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ये फेमाइन ट्रिगर हुई थी और यहाँ पे सीवियर ड्रॉट नहीं हुआ था, फ्लड नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था, पर वॉर टाइम इन्फ्लेशन था। अब वॉर टाइम इन्फ्लेशन में क्या हो रहा था, ये जो विंस्टन चर्चिल यहाँ पे बैठा हुआ था, ये कह रहा था कि भाई जितना भी फूड है, बोट्स हैं, जो भी चीजें हैं, वो सारी की सारी ब्रिटेन में भेज दो, इंग्लैंड भेज दो, इंडिया में कुछ भी नहीं बचना चाहिए। ओके, सो बोट डिनायल पॉलिसी। अब ये क्या था, अब जो विंस्टन चर्चिल था उसको बड़ा डर लग रहा था कि जापानीज आके ना इन्वेड कर जाएंगे। जब उनको ये डर लगा तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जितनी भी बोट्स रखी हुई थी सारी अपने अंदर ले ली उन्होंने। एक भी बोट किसी की भी किसान को या फिर किसी भी इंसान को नहीं दी, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी तो बिल्कुल खत्म हो गई थी, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क खत्म हो गया था, लाइवलीहुड खत्म हो गया था और मतलब कोई भी चीज वो कर नहीं पा रहे थे। भाई चलो हम कह रहे खेती बाड़ी नहीं हो रही, मछली तो पकड़ सकते हैं, वो भी नहीं कर पा रहे थे। वाई? बिकॉज बोट्स आर नॉट देयर। अब चर्चिल का रिफ्यूजल था ये। लाइक आई टोल्ड यू कि जो चर्चिल था उसका थॉट प्रोसेस और ब्रिटिशर्स का थॉट प्रोसेस कुछ ऐसा था कि लाइक इंडियंस वर अनब्रीडिंग पॉपुलेशन और ब्रीडिंग लाइक रैबिट्स। ओके, तो ये क्या कह रहा था कि भाई यहाँ के जो वाइसरॉयज थे वो फिर भी बोल रहे थे कि दे दो खाना, दे दो, मत करो इतना ज्यादा अनाज मत लेके जाओ। पर विंस्टन चर्चिल क्या कह रहा था, उसने सारा का सारा सब कुछ, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो वोट्स हो, चाहे वो थोड़ी बहुत भी फैसिलिटीज हो, सब कुछ डाइवर्ट कर दिया टुवर्ड्स यूरोप। और उसने जो फेमाइन है उसको, उसका पूरा ब्लेम डाला इंडियंस पे कि भाई तुम ही तो लोग तो भैया इतना ज्यादा ब्रीड कर रहे हो या फिर इतनी ज्यादा ओवर पॉपुलेशन कर रहे हो, खाना कहाँ से ही आ जाएगा तुम्हारे पास। तो उसने सारी चीजें ब्लेम करी टुवर्ड्स इंडियंस। ओके, देखिए थोड़ा सा और देख लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ। मैन मेड ट्रेजेडी थी, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू कि ये जो फेमाइन था ये किसी भी मतलब ऐसा नहीं था कि नेचुरल फेमाइन हो। इट वॉज बेसिकली पॉलिसी एंड द डिसीजन ड्रिवन फेमाइन। ये जितने भी विंस्टन चर्चिल की पॉलिसीज थी ये पूरी उसकी ड्रिवन फेमाइन थी। सो इट वाज अ डिनायल पॉलिसी। डिनायल पॉलिसी की मतलब ये था कि हमें कुछ देना ही नहीं है इंडियंस को। उसको सबसे ज्यादा डर था जापानीज इन्वेजन का। अब जापानीज ने क्या किया, बर्मा को ऑक्यूपाई कर लिया, जिसकी वजह से राइस बिल्कुल कट ऑफ हो गया, राइस सोर्स कट ऑफ हो गया। अब इंडिया के पास राइस नहीं बचा। अब जितना बहुत भी इंडिया के पास राइस था या फिर खाना था, वीट था, कुछ भी था, वो सब कुछ चला जा रहा था ब्रिटेन में बिकॉज ऑफ द डिनायल पॉलिसी ऑफ विंस्टन चर्चिल। उसने मना कर दिया था कि इंडिया के पास अब कुछ नहीं रहना चाहिए। सो दिस कॉज दी अर्थ। ओके, अब एनालिसिस में अमर्त्य सेन जी बोलते हैं, ही आर्ग्यूड दैट इट वाज नॉट अ डिक्लाइन इन फूड, फूड में कमी नहीं थी, फूड शॉर्टेज नहीं थी, बट अ फेलियर ऑफ एक्सचेंज एंटाइटलमेंट्स। मतलब ये था कि आप ये नहीं है कि मतलब उनको खाना नहीं मिल रहा है, अब जैसे पैसा दिया आदमी ने तो खाना नहीं मिल रहा है ना, ये था कि लोग जो हैं वो फूड अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं।
उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो फूड अफोर्ड कर पाए, इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है, वीट जो है वो पूरा बाहर चला गया है, और जो इक्का दुक्का आदमी के पास 1 कुंटल वीट है, वो भाई इतने ज्यादा बड़े दामों में, इतने हेवी दामों में बेच रहे हैं कि लोग खरीद ही नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से मरते जा रहे हैं। वुड हेड कमीशन जो था वो 1945 में इन्वेस्टिगेट करता है इस फेमाइन को, और बोलता है कि भाई रिकमेंड करता है कि जो हवाई ऑल इंडिया फूड काउंसिल को रिकमेंड करता है वो सारी चीजें, ठीक है। दैट मीन्स वुडहेड कमीशन सेज कि आप एक ऑल इंडिया फूड काउंसिल बनाइए, ओके। दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो, जहां पे मैंने ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बात करी थी। आई डोंट थिंक कि मैं इसमें वापस बात करूं, कोई सेंस का है। ये समराइजेशन है अबाउट ऑल, बट मैं इन सब के पास जाने से पहले आपको एनालिसिस भी बताना चाहती हूँ। देखिए, एनालिसिस मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं ना आपको सारे एस्पेक्ट्स बताना चाह रही हूँ। इसके बाद मैं आपको पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताऊंगी कि मतलब सब कुछ रिकवरी कैसे हुई। मैं फेमाइन के कोई पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं होते हैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। बट हाँ, रिकवरी कैसे हुई उसके बारे में तो वील ऑलवेज टॉक अबाउट, क्योंकि क्योंकि क्या है ना, मेंस में कभी भी आप लिखते हो तो आपको उसका वे फॉरवर्ड भी लिखना चाहिए कि उसके बाद क्या हुआ, राइट, या फिर क्या हो सकता है। दैट इज कॉल्ड वे फॉरवर्ड, राइट। तो अभी मैं थोड़ा-सा एनालिसिस बता सकती हूँ। अब एनालिसिस दोनों ही तरीकों से है। कैसे? कि भाई किसकी तरफ से, कोई एक ब्रिटिशर्स की तरफ से बोल रहा है, कोई एकदम न्यूट्रल है कि ना ब्रिटिशर्स का फॉल्ट है ना कुछ है। ओके, कोई बोल रहा है कि ब्रिटिशर्स का फॉल्ट नहीं है, और कोई बोल रहा है कि पूरा-पूरा ब्रिटिशर्स का फॉल्ट है। तो बीएम भाटिया जी बोलते हैं कि पहले जो इंडिया था वो हमारा एक जॉइंट फैमिली काइंड ऑफ सिस्टम था। सब लोग एक-दूसरे की मदद करते थे, ठीक है? इट वाज़ लाइक सोशल कोहेजन वाज हेल्पिंग देयर, म्यूचुअल हेल्प थी सबके बीच में, है ना? चाहे वो पुअर हो, इन्फर्म हो, डेस्टिट्यूट हो, जितने भी हो, सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे। और स्टेट जो है वो मतलब उसकी बिल्कुल भी ऐसी बहुत ही ज्यादा हार्डली कोई नीड थी कि वो इंटरवेन करे। स्टेट की ज्यादा कोई नीड नहीं थी कि स्टेट बीच में आके कुछ मदद कर जाए, ऐसा नहीं था। सब एक दूसरे की मदद कर ले रहे थे। पर ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या हुआ, सब कुछ टूट गया। कॉलोनियल रूल के आने के बाद ये जो सोशल कोहेजन था ना, वो बिल्कुल तरीके से टूट चुका था। और अब देखो, पहले तो होती थी कमियां, स्कैसिटीज होती थी पहले। पहले इट यूज्ड टू बी स्कैसिटीज। अब स्कैसिटीज में क्या हुआ कि किसी के पास किसी चीज की कमी है तो किसी दूसरे ने पूरी कर दी। अभी स्कैसिटीज कन्वर्ट हो गई इनटू फेमाइंस। क्यों? अब एक आदमी के पास अगर कोई चीज है, वो तो दूसरे को दे ही नहीं रहा है। दे आर नॉट शेयरिंग। इफ दे आर नॉट शेयरिंग, इफ दे आर नॉट सपोर्टिंग अदर पर्सन, तो क्या हो रहा है, इस सिचुएशन में हो रही है फेमाइन। ओके। अब हमारे डेविड हार्डिमैन बोलते हैं, इनका सेकेंड ओपिनियन है कि जो फ्री ट्रेड और होर्डिंग था, फ्री ट्रेड एंड होर्डिंग, अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पॉन्सरशिप में तो हो ही रहा था कॉलोनियल स्टेट के। अब इस चीज ने क्या किया, जो फेमाइन लाइक सिचुएशन थी ना, उसको और वर्सन कर दिया और खराब कर दिया इन वेस्टर्न इंडिया। ओके। अब तीर्थंकर रॉय जो हैं, ये हमारे मेन पॉइंटर टाइप आदमी। देखो, इन्होंने बोला, बीएम भाटिया ने बोला, इन्होंने बोला एंटी ब्रिटिशर्स, एंटी कॉलोनियल रूल। डेविड हार्डिमैन वाज काइंड ऑफ न्यूट्रल। उसने बोला कि भाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो था ही, उन्होंने फेमाइन कॉज नहीं किया पर वर्सन किया, ही वाज लाइक दैट। पर तीर्थंकर रॉय यहाँ पर सीधे सीधे ये बोलते हैं, एक बात बताओ, फेमाइन ऐसा तो नहीं है कि पहली बार हुई हो। सो ही सेड दैट इट इज नॉट फुल फॉल्ट ऑफ ब्रिटिशर्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई भी इंपीरियल पावर आती है जो कि कोलोनियलाइजेशन करना चाहती है, एक्सपेंशन करना चाहती है, उसके रूल में ये सारी चीजें होती होती हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स के रूल में हो रही है, सबके रूल में होती है अगर कोई एक्सपेंशन करना चाहता है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे एंशिएंट इंडिया था, तो एंशिएंट इंडिया में हमारे मौर्याज हुए, गुप्ताज हुए, इनके टाइम पे भी फेमाइन लाइक सिचुएशन देखी गई थी। वाई? बिकॉज ये भी एक्सपेंशनिस्ट काइंड ऑफ पीपल थे। ये भी अपना राज्य जो है एक्सपैंड करना चाह रहे थे, सब कुछ ऑक्यूपाई करना चाह रहे थे। अगर हम मिडीवल टाइम की बात करें तो मिडीवल टाइम में देखा जाए तो हमारे एक मिनट, अलाउद्दीन खिलजी हो गए, है ना, और फिर मोहम्मद बिन तुगलक हो गए, इनके टाइम पे भी देखी गई थी ऐसी फेमाइन लाइक सिचुएशंस। और फिर अगर हम थोड़ा और आगे जाए तो औरंगजेब के टाइम पे भी ये चीजें देखी गई थी। पर क्या है ना कि ये सब कुछ देखा गया, तो दे ऑल वर ट्राइंग टू एक्सपैंड, और एक्सपेंशन की वजह से ही
क्या हुआ कि जब एक्सपेंड करते हो आप तो ऑब्वियसली जो फूड आप नॉर्मल आदमी के पास जा रहा है, किसान के पास जा रहे हैं, वो फूड चला जाएगा फॉर द पीपल हु आर ट्राइंग टू एक्सपैंड। अब जैसे सोल्जर्स हो गए तो सोल्जर्स की प्लेट में वो खाना जाने लगेगा रादर देन इन द प्लेट्स ऑफ किसान। तो उस टाइम पे फैमाइन लाइक सिचुएशन तो होगी होगी, है ना। तो उनका मानना ये था, तीर्थंकर रॉय सेड दिस कि ब्रिटिशर्स कोई अलग नहीं है, दे आर जस्ट लाइक सेम। अब आप बस उनको थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो ब्रिटिशर्स हैं, या फिर आप उन पर ब्लेम इसलिए डाल रहे हो क्योंकि वो ब्रिटिशर्स हैं। सो तीर्थंकर रॉय वाज लाइक कि ब्रिटिशर्स को ज्यादा ब्लेम कर नहीं रहे थे। तीर्थंकर रॉय ने ये भी बोला, चलो ये तो एक बहुत ज्यादा एक मोटा मोटा पॉइंट हो गया। तीर्थंकर रॉय ने ब्रिटिशर्स के ऊपर ब्लेम देने की जगह बोला कि ब्रिटिशर्स का यहाँ पे कोई फॉल्ट नहीं है, इट इज बेसिकली द फॉल्ट ऑफ लिमिटेड मीन्स। जो लिमिटेड मीन्स है ना, उसकी वजह से फेमाइन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल पुअर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ से वहां प्रॉपर तरीके से पहुंच नहीं पा रही है। मीअगर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो पहले आज भी हमारे अगर इंडिया में देखें तो इंडिया इज नॉट अ वेरी रिच इंफ्रास्ट्रक्चरल स्टेट और अ कंट्री। तो अब आप उस समय पे भी सोचो कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा तो रहा नहीं रहा होगा, है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, स्मॉल फिजिकल कैपेसिटी थी, ज्यादा अच्छी फिजिकल कैपेसिटी थी नहीं। तो जैसे उसने ये बोला कि अब ये सारी चीजें सही नहीं है, तो ऑब्वियसली फेमाइन लाइक सिचुएशन को ना डील किया जा सकता है और ना फेमाइन को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि पुअर इन्फॉर्मेशन में आप ये मान लो कि अब किसी को पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ सिचुएशन आ भी सकता है। सो ही मेंटेड दैट। अच्छा क्या हुआ कि जब 20th सेंचुरी की बात करें, उन्होंने फिर ये भी बोला कि जब स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन और साइंटिफिक नॉलेज अच्छी खासी बढ़ गई फेमाइन्स को प्रेडिक्ट करने की और ये सारी चीजें करने की इन 20th सेंचुरी, तो आप देख सकते हो कि फेमाइन ना बहुत ज्यादा लो हो गई थी और अच्छी तरीके से फेमाइन कंट्रोल हो रही थी, एक्सेप्ट फॉर 1943। ओके। तो उनका ये ओपिनियन था। सो आई हैव टोल्ड यू ऑल द ओपिनियंस अबाउट बीएम भाटिया, डेविड हार्डिमैन एंड तीर्थंकर रॉय। आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग। तीर्थंकर रॉय तो बिल्कुल भी ब्रिटिशर्स को ब्लेम नहीं कर रहे थे, वो ब्लेम कर रहे थे लिमिटेड मीन्स को, जैसे कि पुअर इन्फॉर्मेशन, मीअगर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मॉल फिजिकल कैपेसिटी, ऐसी चीजों को। ठीक है। और उनका मतलब ये था कि जैसे ही आपकी ये सारी चीजें इंप्रूव हो जाएंगी, वैसे ही फेमाइन को कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी भी इंप्रूव हो जाएगी, फेमाइन कंडीशंस भी इंप्रूव हो जाएंगी। अब चलो हम आ जाते हैं वे फॉरवर्ड पे कि लेगेसी क्या रही है, या फिर हम फूड सिक्योरिटी की तरफ कैसे बढ़े। फूड इनसिक्योरिटी तो बहुत हो गई, फूड सिक्योरिटी की तरफ देखते हैं। तो पैराडाइम शिफ्ट हुआ एक तरीके से, बिल्कुल तरीके से। अब हम इंडिपेंडेंस देखते हैं। इंडिपेंडेंस मिला था हमें 1947 में, है ना। अब क्या हुआ कि जो इंडियन गवर्नमेंट थी उस समय की, उसका सबसे ज्यादा प्राइमरी मोटिव बन गया कि भाई हम फेमाइन को कैसे रोकें। इंडियन डेमोक्रेसी में फेमाइन बिल्कुल रोकनी बहुत ज्यादा जरूरी पड़ गई थी, क्योंकि भाई अभी अभी तो जीते थे, अभी अभी सब कुछ नहीं दूर छोड़ सकते थे। तो भाई ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन आपने देखा होगा, तो हमारी जो कंट्री थी उस समय पे क्लोज्ड इकोनॉमी बन गई थी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि कोई भी एक्सपोर्ट नहीं होगा हमारी तरफ से, ना हम इम्पोर्ट करेंगे ना हम एक्सपोर्ट करेंगे। वाई? क्योंकि हमें अपनी इकोनॉमी क्लोज रखनी है। पहले हमें अपने ही इंडिया में, अपने ही अंदर कंट्री में सब कुछ डेवलपमेंट में लाना है, तभी हम किसी और की हेल्प कर सकते हैं या फिर हम हेल्प ले सकते हैं। हमें किसी और का सामान नहीं चाहिए। पहले हमने कोशिश किया कि जो इंडिया है वो खुद में सेल्फ सफिशिएंट बनने की कोशिश करे। ओके। वाई? बिकॉज पहले देखा था ना कि भाई एक्सपोर्ट हो रहा था बहुत ज्यादा, हमारा खाना बाहर जा रहा था। तो ऐसा था कि भाई हमारा खाना हमारे घर के अंदर रहे और हमारे घर के लोगों को ही फीड करे, बाहर ना जाए। तो देखो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, ये हुआ था 1960s में। अब इधर पे क्या हुआ, जो हाई यील्डिंग सीड्स थी उनका इंट्रोडक्शन हुआ था और मॉडर्न इरिगेशन को भी ट्रांसफर। एक मिनट, 1 minute, there's some kind of a glitch in my system. या ओके। सो मॉडर्न इरिगेशन जो था ना, उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया था इंडिया को सरप्लस प्रोड्यूसर में। देखो पहले जो हमारा कंट्री था वो फूड इंपोर्ट करता था, फूड को अंदर लेता था, बाहरी कंट्री से फूड अंदर लेता था, मतलब कि पैसे देकर खरीदता था फूड। ओके। पर अब क्या हो गया, हमारा इंडिया फूड इंपोर्टिंग नेशन से सरप्लस प्रोड्यूसर बन गया, कि मतलब उसके पास और ज्यादा खाना बनने लग गया है कि वो और दूसरों को खाना दे दे, बेच दे। ओके। देखिए अब क्या हुआ कि जो पुअर लोग थे उस समय पे खाना नहीं खरीद पा रहे थे। सिर्फ खाने की कमी नहीं थी, खाना खरीदने की भी कमी थी, राइट। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो हमारी इंडिया है, उसने एक ऐसा सिस्टम एस्टैब्लिश किया कि भाई जो पुअर लोग हैं उनको सब्सिडाइज रेट पे, जैसे अपन ने देखा है कि 2 रुपए किलो चावल मिलता है भाई, 1 रुपए किलो
गेहूं मिलता है, ये सारी चीजें तो ये सब्सिडाइज रेट पे ही तो है। राशन का रेट बोलते हैं ना, राशन कार्ड होता है और राशन पे फिर सामान लेके जाते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने इंश्योर किया कि भाई जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके पास भी खाना जाए, ताकि जो मास स्टार्वेशन है उसको प्रिवेंट किया जा सके। जैसे कि कॉलोनियल रूल में हुआ था, वैसा मास स्टार्वेशन तो बिल्कुल ना हो। अब यहाँ पे आया राइट टू फूड एक्ट, 2013 में आया था ये, ओके। तो अब ये क्या करता है, इट लीगली गारंटी सब्सिडाइज फूड टू 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन। लाइक 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन को सब्सिडाइज्ड फूड तो मिलेगा ही मिलेगा। इट इज गारंटीड बाय द गवर्नमेंट, ओके। हम कंक्लूजन देखें तो फेमाइन्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया वर नॉट मेरली नेचुरल डिजास्टर्स, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू। नेचुरल फैक्टर्स से ही इंड्यूस नहीं थी, सिर्फ मानसून नहीं आया या ड्रॉट आ गया सिर्फ इसकी वजह से ही इंड्यूस नहीं थी, बट कॉम्प्लेक्स फेलियर्स ऑफ पॉलिसीज, जैसे कि विंस्टन चर्चिल ने किया था 1943 में, और भी जैसे लिटन ने भी किया था। लिटन ने 1 करोड़ रुपए खा लिए थे, चलो ड्रॉट हुआ, पर 1 करोड़ रुपए तुमने दिल्ली दरबार में लगा दिए। कितनी ज्यादा अच्छी दिमाग की पॉलिसी थी हमारी, है ना। तो पॉलिसी, इकोनॉमिक्स एंड एम्पैथी, एम्पैथी वही लिटन वाली चीज। और द ट्रांजिशन फ्रॉम द लेजेस्ट फेयर अप्रोच टू द 19th सेंचुरी ऑफ द 19th सेंचुरी टू द राइट बेस्ड अप्रोच। राइट बेस्ड अप्रोच कौन लेके आया था? मैकडोनल कमीशन। मैकडोनल कमीशन ने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए थे, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि एथिकल पॉलिसी के हिसाब से सारी पॉलिसीज बनानी चाहिए, ये सारी चीजें। ऑफ मॉडर्न इंडिया मार्क्स द डेफिनेशन defining evolution of the subcontinent's history, okay। सो दिस वॉज इट फॉर द फेमाइन। आई नो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, और अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो, देन वेरी मच थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू दैट यू आर स्टिल वॉचिंग दिस वीडियो। बट अगर आप ये वीडियो अभी भी देख रहे हो, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि दैट इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। एवरी पॉइंट आई एम टेलिंग यू इज इम्पोर्टेंट। मैं हर जगह से देख रही हूँ कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आई हैव रेड ऑल दी बुक्स, दे आर अवेलेबल। भाई इतना मटेरियल जो होता है ना, कि एक जगह पे मिलना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल टाइप लगता है, कि मिल ही नहीं रहा है इतना मटेरियल, राइट। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि हर जगह से जितना भी मटेरियल हो सके, जितना भी मैं प्रोवाइड कर सकूँ, ईच एंड एवरी पॉइंट, कि आपको ये फील ना हो कि भाई हमसे ये छूट गया, या फिर अरे इसमें मैंने ये पढ़ा था और ये नहीं मिला। तो आई एम ट्राइंग टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर थिंग, ओके। So yeah, thanks for watching. If you like it, please comment and subscribe to my channel. And yeah, see you next time. Thank you.